हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौम्या स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स क्वेश्चन पेपर की। उसको फिलहाल हमने कुछ समय के लिए रोक दिया है। अभी जो हम क्लास लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं यूपी एनएचएम सीएचओ का जो एग्जाम हुआ था 7/9/2022 को, उसी का क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं। क्योंकि यूपी एनएचएम में स्टाफ नर्स और सीएचओ के पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग एक जैसा ही पेपर आता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है और उसी की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उसी के पर्पज से हम यूपीएनएचएम सीएचओ का आपको पेपर सोल्व करा रहे हैं, जिसकी पहली क्लास हम लेकर के आए हैं। क्लास शुरू करने से मैं आपको बता दूं, इस क्लास में जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 20 है और 20 क्वेश्चन के साथ साथ हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो कृपया क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, द इरेगुलर पिंक डिप्रेस्ड लाइनियर मार्क सीन ओवर द लोअर ऑब्डोमेन एब्डोमेन एंड द थाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज आर नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेगनेंसी के दौरान इरेगुलर पिंक दबे हुए जो लाइनर मार्क्स लोअर एब्डोमेन और थाइज पर दिखाई देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है पाल्मर एरेथीमा, ऑप्शन बी दिया गया है लीनिया निग्रा, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रेग्रेविड्रम और ऑप्शन डी दिया गया है क्लोज्मा ग्रेविड्रम। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान पिंक और डिप्रेस लाइनर मार्क्स थाइस पे और लोअर एब्डोमेन पे दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेग्रेविड्रम, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्ट्रेग्रेविड्रम की अगर बात करें तो ये जो मार्क्स होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये पेट पे जो मार्क्स बन जाते हैं और थाइस पे जो मार्क्स बन जाते हैं, इनको स्ट्रेग्रेविड्रम बोलते हैं। लाइना निग्रा क्या होती है, जो हमारी प्यूबिस होती है, ये यहां से लगा करके ऊपर जो सीधी ये लाइन जाती है, इसको हम लीनिया निग्रा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्रेग्नेंट वुमन बीएमआई इज 32 देन द वुमन इज डायग्नोस्ड टू बी। एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसका बीएमआई 32 है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी बीएमआई की, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मॉडरेट वेट, ऑप्शन बी दिया गया है नॉर्मल वेट, ऑप्शन सी ओबीज और ऑप्शन डी ओवरवेट। तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन का बीएमआई 32 होता है तो वो आएगी ओबीज कैटेगरी में, यानी यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीएमआई चार्ट की अगर बात करें, अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो अंडरवेट में आएगा, और अगर 18.5 से 24.9 के बीच है तो नॉर्मल वेट में आएगा, और अगर वेट 25 से 29.9 के बीच में है तो ओवरवेट में आएगा, और अगर 30 या फिर 30 से अबव है तो ओबीज में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में 32 दिया गया था तो ये हमारा ओबीज कैटेगरी में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एन अनरजिस्टर्ड प्राइमरी पैरा वुमन विद ए हिस्ट्री ऑफ नो एएनसी एंड इम्यूनाइजेशन हैज डिलीवर्ड ए मेल बेबी इन द लेबर रूम। सी वाज टेस्टेड टू बी RH नेगेटिव while her partner was RH positive. What action will you take as midwife? क्वेश्चन में पूछा गया है, एक अनरजिस्टर्ड प्राइमरी पैरा वुमन है, प्राइमरी पैरा मतलब पहली बार मां बन रही है, और उसकी ना तो एएनसी की हिस्ट्री है और ना ही इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है। एक मेल बेबी को जन्म देती है लेबर रूम में, और टेस्ट करने पर पता लगता है कि वो RH नेगेटिव है, और जो उसका पार्टनर है यानी हस्बैंड है वो RH पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या एक्शन लेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है एडमिनिस्टर टू द मदर 300 माइक्रोग्राम एंटी गामा ग्लोबिन
इंट्रामस्कुलरली विद इन 7 to 2 hours ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन बी दिया गया है नो नीड टू एडमिनिस्टर एंटी डी गामा ग्लोबिन टू द मदर। ऑप्शन सी दिया गया है एडमिनिस्टर टू द मदर 50 माइक्रोग्राम एंटी डी गामा ग्लोबिन IM विद इन 72 hours ऑफ डिलीवरी। और ऑप्शन डी दिया गया है एडमिनिस्टर टू द मदर 150 माइक्रोग्राम एंटी डी गामा ग्लोबिन इंट्रामस्कुलरली विद इन 72 hours ऑफ डिलीवरी। तो यहां पे हमें बताना है कि क्या एक्शन लेंगे अगर मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडमिनिस्टर करेंगे मदर को 300 मिलीग्राम एंटी डी गामा ग्लोबिन IM विद इन 72 hours, 72 घंटे के अंदर उसको एंटी डी गामा ग्लोबिन देंगे इंट्रामस्कुलरली। तो इसका मतलब आपका यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है fetal infection of a pregnant woman with syphilis can be diagnosed by। एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसको सिफिलिस है, तो फीटल इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोस करेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कॉम टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन सी दिया गया है PCR टेस्ट और ऑप्शन डी दिया गया है एलिजा टेस्ट। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PCR। कोई अगर प्रेग्नेंट वुमन सिफिलिस से पीड़ित है तो उस फीटल में इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए PCR टेस्ट किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कॉम टेस्ट भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट में क्या होता है, द कॉम्स टेस्ट चेक योर ब्लड फ्रॉम एंटीबॉडीज दैट अटैक रेड ब्लड सेल्स। डायरेक्ट कॉम टेस्ट आपके ब्लड में एंटीबॉडी की जांच करता है जो RBC पर अटैक करती है, ये तो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट टेस्ट उन एंटीबॉडी की जांच करता है जो ब्लड में तैर रहे होते हैं। द इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट लुक्स फॉर एंटीबॉडीज दैट आर फ्लोटिंग इन द ब्लड, यानी जो ब्लड में तैर रही है उन एंटीबॉडी की जांच की जाती है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के द्वारा। और डायरेक्ट कॉम टेस्ट के द्वारा क्या होता है, जो आपके RBC पर अटैक कर रही है उन एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। तो यहां पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एलिजा टेस्ट भी देख लेते हैं। एलिजा टेस्ट किस लिए किया जाता है, और कई एग्जाम में एलिजा की फुल फॉर्म भी पूछा गई है। तो एलिजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, ये एलिजा की फुल फॉर्म होती है। इट इज ए कॉमनली यूज लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। जो कॉमनली यूज किया जाता है लेबोरेटरी में डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी इन द ब्लड, ब्लड में एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए कॉमनली लेबोरेटरी में एलिजा टेस्ट यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द एम्पुला ऑफ द डक्टस डिफरेंसेस एंड द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसल्स। यहां स्ट्रक्चर का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी स्पर्मेटिकोड, ऑप्शन सी यूरेथ्रा और ऑप्शन डी दिया गया है एजिकुलेटरी डक्ट। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एजिकुलेटरी डक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कीगल एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से कीगल एक्सरसाइज का कौन सा एडवांटेज नहीं है, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है दीज एक्सरसाइज हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक फ्लोर मसल्स, ऑप्शन बी दीज एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और ऑप्शन डी ऑप्शन सी है दे कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर एट एनी टाइम, और ऑप्शन डी है दीज एक्सरसाइज हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्डोमिनल फैट।
तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीज एक्सरसाइज हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्डोमिनल फैट। जो कीगल एक्सरसाइज होती है वो एब्डोमेन का फैट रिड्यूस नहीं करती है, और वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन ऑप्शन में से कौन सा कीगल एक्सरसाइज का एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है उनको मजबूती प्रदान करती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को रिड्यूस करती है, और इसको कहीं भी प्रैक्टिस किया जाता है, किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये तीनों इसमें राइट हो जाएंगे, और जो नहीं हो सकता है तो ये एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस नहीं करती है, वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महिलाओं को प्रदान की जाने वाली ऐसी देखभाल जो उनकी गरिमा, निजता और गोपनीयता को बनाए रखती है, नुकसान और दुर्व्यवहार से मुक्ति सुनिश्चित करती है तथा प्रसव और बच्चे के जन्म के दौरान सूचित विकल्प और सतत सहयोग को सक्षम बनाती है, को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है सम्मानजनक मातृत्व देखभाल, ऑप्शन बी दिया गया है सुरक्षित मातृत्व देखभाल, ऑप्शन सी दिया गया है गरिमापूर्ण मातृत्व देखभाल, और ऑप्शन डी दिया गया है सतत मातृत्व देखभाल। तो जो महिलाओं को उनकी गरिमा, निजता यानी प्राइवेसी और गोपनीयता को बनाए रखती है और नुकसान और दुर्व्यवहार से बचाती है, तो उसको बोला जाता है सम्मानजनक मातृत्व देखभाल। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल हीमोग्लोबिनोपैथीज कॉज नॉन इम्यून फीटल हाइड्रोप्स। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिनोपैथीज गैर प्रतिरक्षा फीटल हाइड्रोप्स का कारण बनता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है अल्फा थैलेसीमिया माइनर, ऑप्शन बी दिया गया है बीटा थैलेसीमिया माइनर, ऑप्शन सी दिया गया है बीटा थैलेसीमिया मेजर, और ऑप्शन डी दिया गया है अल्फा थैलेसीमिया मेजर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा थैलेसीमिया मेजर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेफ स्ट्रेटेजी फॉर ट्रैकोमा। ट्रैकोमा की सेफ स्ट्रेटेजी में कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है फेस वॉशिंग, ऑप्शन बी दिया गया है इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है एंटीबायोटिक्स, और ऑप्शन डी दिया गया है स्क्रीनिंग। तो जो ट्रैकोमा की सेफ स्ट्रेटेजी होती है उसमें जो शामिल नहीं है वो आपको यहां बताना था। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीनिंग, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सेफ स्ट्रेटेजी की बात करें तो फेस वॉशिंग भी होता है, इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट भी होता है, एंटीबायोटिक्स भी होता है, और सर्जरी भी होता है। ये सेफ स्ट्रेटेजी होती है ट्रैकोमा की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा या थेरेपी एक आयुर्वेदिक उपचार है? ऑप्शन ए दिया गया है फायर थेरेपी, ऑप्शन बी दिया गया है रेजिमेंटल थेरेपी, ऑप्शन सी दिया गया है शोधन थेरेपी, और ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोथेरेपी। तो यहां पे आयुर्वेदिक उपचार थेरेपी यहां पे पूछी गई है, वो आपको बतानी है कौन सी है। तो ये होती है शोधन थेरेपी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू strengthen the overall capacity and capability of a country to manage efficiently in all types of emergencies। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश की सभी प्रकार की आपात स्थितियों में कुशलता से प्रबंधन के लिए देश की ओवरऑल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक विकास गतिविधियों का एक प्रोग्राम है। ऑप्शन ए दिया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी दिया गया है
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑप्शन सी दिया गया है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और ऑप्शन डी है डिजास्टर मिटिगेशन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी जो आपात स्थितियां हैं जो आपात कंडीशन होती है, इमरजेंसी होती है, उनसे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखने को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो सबसे पहला होता है प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद रेस्पॉन्स, उसके बाद रिकवरी और उसके बाद प्रिवेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग निरोध के लिए दवा का विकल्प है? यानी जो डिप्थीरिया है उसके लिए मेडिसिन पूछी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है क्लोट्रीमोक्साजोल, ऑप्शन बी दिया गया है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी दिया गया है इरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन डी दिया गया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो जो इरिथ्रोमाइसिन यूज होती है वो किसके लिए यूज होती है? डिप्थीरिया के लिए, यानी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है 1999 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी दिया गया है 2003 में। तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन ये शुरू की गई थी 2007 में। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का जो शुभारंभ हुआ था वो 9 नवंबर 2007 को हुआ था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें बीपीएल और 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के लोगों को सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज इन द की फंक्शन ऑफ। प्रिवेंशन और कंट्रोल आपको बताना है लोकली एंडेमिक डिजीज का की फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फीमेल हेल्थ वर्कर, ऑप्शन बी मेल हेल्थ वर्कर, ऑप्शन सी मेल हेल्थ असिस्टेंट और ऑप्शन डी है फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेल हेल्थ वर्कर्स, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस ऑफ एन आशा वर्कर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आशा वर्कर होती है और वो जो वर्क करती है उनका किस तरह का वर्क होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑप्शन डी है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो जो आशा वर्क करती है वो एग्जाम्पल होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कई एग्जाम में आशा की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो अगर आशा की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आशा की फुल फॉर्म होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following diagnostic test should be performed by a mid-level health provider at subcenter? जो सब सेंटर पर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं उनके द्वारा कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ब्लड ग्रुपिंग, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी टीएलसी, ऑप्शन डी है प्लेटलेट काउंट। तो जो सब सेंटर लेवल पर टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है हीमोग्लोबिन का। ब्लड ग्रुपिंग वहां पे नहीं की जाती है, टीएलसी नहीं की जाती है, प्लेटलेट काउंट नहीं किया जाता है, ओनली हीमोग्लोबिन का टेस्ट सब सेंटर लेवल पर किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लार्ज फॉर डेट एक टाइम से बाद का बच्चा है। ये लार्ज डेट तिथि बढ़ी हुई है। टर्म बेबी इज बोर्न बाय असिस्टेड डिलीवरी।
क्योंकि असिस्टेड डिलीवरी के द्वारा बोर्न हुआ है, जन्म हुआ है। द बेबी हैज ए लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कम है, एंड वीक डीप टेंडर रिफ्लेक्स, और जो उसके टेंडर रिफ्लेक्स है वो भी वीक है। देयर इज एन एब्सेंट रेस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई, और पेन स्टिमुलाई इन द लोअर लिम्स, पेन रेस्पॉन्स भी उसके एब्सेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज दीज मैनिफेस्टेशन इन द न्यूबॉर्न, ये किसके कारण होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कम है, टेंडर रिफ्लेक्स भी वीक है, और पेन स्टिमुलाई भी उसके एब्सेंट है। पेन एब्सेंट, सॉरी, यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, ऑप्शन बी फेशियल नर्व इंजुरी, ऑप्शन सी है सिफेलो हेमेटोमा, और ऑप्शन डी है फ्रेनिक नर्व इंजुरी। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेबी बर्थ वेट इज 2 kg, एक बच्चा है जिसका जन्म 2 किलो है। व्हाट इज द बेबी फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑन डे 1 एंड डे 3, और उसको फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होगी डे 1 और डे 3 में, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 60 ml पर केजी पर डे एंड 100 ml पर केजी पर डे, ऑप्शन बी है 40 ml पर केजी पर डे एंड 50 ml पर केजी पर डे, ऑप्शन सी है 80 ml पर केजी पर डे एंड 120 ml पर केजी पर डे, और ऑप्शन डी है 50 ml पर केजी पर डे एंड 70 ml पर केजी पर डे। तो जो 2 किलो वेट का बच्चा है उसके लिए जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 60 ml पर केजी पर डे, ये पहले दिन होती है, और तीसरे दिन जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 100 ml पर केजी पर डे। फ्लूइड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, अगर 1 किलो से कम का बच्चा है तो डे 1 में उसको 80 ml पर केजी पर डे की आवश्यकता होगी, और डे 3 में 120 ml पर केजी पर डे की आवश्यकता होगी। और अगर 1 से 1.5 किलो के बीच का बच्चा है तो डे 1 में उसकी रिक्वायरमेंट 80 ml पर केजी पर डे होगी, और डे 3 में 110 ml पर केजी पर डे होगी। वहीं अगर 1.5 किलो से अधिक यानी 1500 ग्राम से अधिक बच्चा है तो उसकी पहले दिन 60 ml पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होगी, और डे 3 में 90 ml पर केजी पर डे होगी, और 90 का मतलब है 100 या 90, क्योंकि 90 यहाँ ऑप्शन में नहीं था इसलिए 100 ml पर केजी पर डे यहाँ पर तीसरे दिन फ्लूइड रिक्वायरमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following does not form part of the assessment of the circulatory status of a newborn? क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूबॉर्न का सर्कुलेटरी स्टेटस का कौन सा असेसमेंट का पार्ट नहीं होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया है चेक कैपिलरी फिल टाइम, ऑप्शन बी लुक फॉर वीक एंड फास्ट पल्स रेट, ऑप्शन सी है लुक फॉर कॉन्शियसनेस, और ऑप्शन डी है लुक फॉर कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। तो अगर न्यूबॉर्न का सर्कुलेटरी स्टेटस अगर चेक कर रहे हैं तो उसके जो असेसमेंट हम करते हैं उसमें से इन ऑप्शन के हिसाब से क्या नहीं देखेंगे, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा लुक फॉर कॉन्शियसनेस, ये आप नहीं देखेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैपिलरी रिफिल टाइम भी चेक करेंगे, पल्स रेट भी चेक करेंगे, वीक है या फास्ट है, और स्किन कोल्ड है या क्लेमी ये भी आप चेक करेंगे। कॉन्शियसनेस आप चेक नहीं करेंगे, यही यहां पे पूछा गया था कि कौन सा इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन असेसमेंट ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस का असेसमेंट कर रहे हैं। एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल असेसमेंट ए नर्स मस्ट बी इन कोग्नाइसेंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए दिया गया है माइक्रोसिफेली इज हेड सर्कम्फ्रेंस,
लेस देन 2 HD below the mean based on normative growth chart. Option B, serial head circumference measurement of children will enable screening possible cognitive और motor delays. Option C दिया गया है. All microcephaly diagnosed early can be reversed with specific intervention. Option D दिया गया है. It is a quick, simple, easy and reliable method of assessment of the growth of brain. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल माइक्रोसिपेली डायग्नोस अर्ली कैन बी रिवर्स विद स्पेसिफिक इंटरवेंशन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।